Hello, dear student. Most welcome on the YouTube channel Williams Physics Classes. आपको आइडिया होगा कि प्रीवियस टर्न पर 12th का हमने स्टार्ट किया था, फिर बीच में थोड़ा सा रिजल्ट की वजह से रोक दिया था क्लास। बच्चों ने कहा था थोड़ा रिजल्ट के बाद देखा जाएगा। तो एक पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक्चुअली पूरा फिजिक्स हमने जैसा कि बताया था कि 12th की फिजिक्स 4 पार्ट में डिवाइड है: इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा फर्स्ट पार्ट था, जो कि हमने कहा था 2 पार्ट में डिवाइड है, एक गॉस लॉ तक है और फिर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। तो गॉस लॉ तक हमने कंप्लीट कर दिया था और उस पर डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। और जो लाइव क्लासेस ले रहे थे उसमें एडवांस के पेपर डिस्कस करे हैं। 11th का जहाँ तक सवाल है, 11th में हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन, मैथमेटिकल टूल, सिग्निफिकेंट डिजिट और 1D मोशन तक कंप्लीट कर दिया था। तो आज से हम 12th और 11th का दोनों पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी से अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी के पहले का हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है और उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन किसी बच्चे के पास हों, तो चूंकि बिलियंस फिजिक्स क्लासेस के साथ एसोसिएटेड टेलीग्राम लिंक है, उस पर आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। सेकेंड डे की क्लास के पहले वो सारे सॉल्यूशन हम इस पे डाल दिया करेंगे, ठीक है, या तो लाइव क्लासेस के थ्रू या वैसे भी, और उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये हमारा एक पर्पज रहेगा। एक लंबे टाइम के बाद क्लासेस इसलिए हो रही हैं कि बेटा ये एक ऐसा समय चल रहा है अपने राष्ट्र में, जो कि आप सबको पता है कि इसमें कुछ नज़दीकी लोगों के साथ और अपने परिवार के साथ भी कुछ असामायिक घटनाएं हुई हैं, और उन घटनाओं को लेके चूंकि हम लोग सोशल लोग हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्टेट ऑफ माइंड पे असर आया है। और मेरे ऊपर तो कुछ ज़्यादा आया। मैं पिछले लगभग 1 महीने से कोई यूट्यूब एडवांस की क्लास को छोड़ दिया जाए तो मैंने कुछ किया ही नहीं है यूट्यूब पर, क्योंकि मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित हो गया इन घटनाओं को देख के, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। पर कल परसों से लगातार टेलीग्राम, बहुत दिन से भी आ रहा था, लेकिन कल परसों से कुछ ज़्यादा ही टेलीग्राम लिंक पे मैसेज आ रहे थे, स्टूडेंट्स के भी आ रहे थे, फिर जो हमारे साथ के लोग हैं उनने भी फोर्स किया। तो आज से हम आपका फिर से और आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी से स्टार्ट करना है, ठीक है बेटा। तो आज का टॉपिक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी पे हम स्टार्ट करेंगे, और इस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि अभी तक का जो पार्ट पढ़ाया है उस पर क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी स्टार्ट करते हैं। ये भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही एक पार्ट है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। अब आपने देखा था किसी कंडक्टर को जब चार्ज दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल रेज होता है। तो किसी कंडक्टर को कितना मैक्सिमम चार्ज दिया जा सकता है, उसको जिस किसी फैक्टर के द्वारा मेजर करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी एक ऐसा फिजिकल टर्म है जो किसी भी कंडक्टर के द्वारा मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इज ए फिजिकल टर्म which represent the maximum charge stored by any conductor। किसी भी कंडक्टर के द्वारा जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है उसको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। क्या हो गया बताओ? किसी कंडक्टर के द्वारा मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। लेकिन हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी स्टार्ट करें इसके पहले एक न्यूमेरिकल के द्वारा बात करें। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, हमने क्या कहा?
कि किसी भी कोई भी कंडक्टर कितना भी चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, उसके चार्ज स्टोर करने की एक एबिलिटी होगी, एक कैपेसिटी होगी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इज द फिजिकल टर्म विच रिप्रेजेंट द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड बाय एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के द्वारा मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कहलाती है। पर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी पे क्वेश्चन करने के पहले एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि जैसे हमारा एक कोई स्फेरिकल हॉलो या सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टर है, इस पर हमने 1 कूलाम चार्ज दिया, एक न्यूमेरिकल के द्वारा छोटा सा बात कर रहे हैं, इस पर कितना चार्ज दिया बेटा, 1 कूलाम चार्ज दिया। सो कंडक्टर स्टोर दिस मच चार्ज और नॉट। क्वेश्चन पहला है कि दिस इज द कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर, this is the conductor of spherical conductor of radius 1 meter, charge given to the conductor 1 coulomb, the conductor stored this much charge or not? Question is very clear. This is the spherical conductor having radius 1 meter, charge given to the conductor 1 coulomb, so this conductor stored this much charge or not? तो कोई भी कंडक्टर कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है, जब तक कि उसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बाहर नहीं होगा। अब जो सपोज करो कंडक्टर एयर में रखा है, तो एयर का डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर है। अगर कोई कंडक्टर एयर में रखा है और उस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे ज्यादा होगी, तो वो कंडक्टर डिस्चार्ज होने लगेगा। क्यों? आसपास के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ पोलराइजेशन होगा या आयोनाइजेशन होगा और वो चार्ज वहां से लीक करना शुरू हो जाएगा। तो आप बताओ कि अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो E = कितना आ जाएगा? ये मैक्सिमम चार्ज है, ये इसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, जिसको डाइइलेक्ट्रिक एयर में किसी और अगर मीडियम में रखा हो, माइका में या किसी अन्य इंसुलेटिंग मीडियम में रखा है, तो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू अलग होगी। जैसा कि आपको पता है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ/R²। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको पता है SI सिस्टम में 9 × 10⁹ होता है, प्रोवाइडेड ये एयर में रखा हो। वैसे तो वैक्यूम में होता है, लेकिन एयर को भी इतना ही मान लेंगे, और 1 का स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना वोल्ट पर मीटर आ गया, जो कि इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक बैकग्राउंड कहलाता है। डाइइलेक्ट्रिक बैकग्राउंड इससे ज्यादा है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक बैकग्राउंड से ज्यादा है, E मैक्स से ज्यादा है। यहाँ पर कैलकुलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा वो E मैक्स से ज्यादा आ रहा। इसका मतलब कोई कंडक्टर इतना चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। कितना चार्ज स्टोर नहीं कर सकता? एक कंडक्टर जिसकी रेडियस 1 मीटर है, ये 1 कूलाम चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा, प्रोवाइडेड ये एयर में रखा हो। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही वो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा आती है। ठीक है, होता क्या है, मैं नेक्स्ट शीट पे कर रहा हूं इस बात को। होता है यहाँ पे क्या है, आपने कि ये आपका कंडक्टर है, आपने इसको चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को आपने चार्ज दिया, तो नेचुरल है इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अब पोटेंशियल इंक्रीज होगा, मान लो यहाँ पर कोई पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रखे, तो इसमें पोलराइजेशन होगा। क्या होगा? तो यहाँ डाइपोल्स बनेंगे। अब डाइपोल्स बनेंगे, सपोज करो इस पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अगर स्फेरिकल कंडक्टर है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अब आपका यहाँ पर जो डाइपोल्स रखे हैं, ये डाइपोल्स क्या होगा, यहाँ मॉलिक्यूल्स होगा वो आयोनाइड हो जाएगा। तो इन मॉलिक्यूल्स के जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे ये डाइपोल आया, ये डाइपोल है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो, जैसे ये डाइपोल्स है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आना है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर आएगी। ये लाइन, फोर्स ऑफ लाइन सेंटर से जाना चाहिए। फोर्स ऑफ लाइंस कहाँ से जाना चाहिए? यहाँ पर जो फोर्स ऑफ लाइंस जाएंगी
वो सेंटर से जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने फोर्स ऑफ लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जितनी भी फोर्स ऑफ लाइन जाएंगी वो ऐसे आ जाएंगी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के सभी को। अगर इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये सेंटर से जाना चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है जैसा कि आपको पता चल रहा। तो ये इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंस होंगे। अब इसका पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज, तो ये डाइपोल्स एक्सपेंड होता जाएगा और डाइपोल एक्सपेंड होगा और जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। ब्रेकअप होगा तो यहां से चार्ज लीक कर जाएगा। तो कोई कंडक्टर कितना चार्ज मैक्सिमम बियर कर सकता है, वो एक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। हर मीडियम के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फिक्स होगी, लेकिन चूंकि हर मीडियम की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो आप याद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक टर्म आया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी क्या टर्म आया, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी एक ऐसा टर्म है जो किसी भी कंडक्टर के द्वारा मैक्सिमम चार्ज के स्टोर करने की एबिलिटी बताता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, क्योंकि आप एवरी मीडियम की, हजारों मीडियम हो सकते हैं, हर मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो याद नहीं कर सकते, तो किसी भी कंडक्टर के द्वारा मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है इसी को बोलते हैं, मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का मतलब होता है द मैक्सिमम चार्ज, द एबिलिटी, कई बार मैं बोल चुका हूं फिर भी लिखे दे रहा हूं, द एबिलिटी टू मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड बाय एनी कंडक्टर। मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड बाय एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के द्वारा मैक्सिमम चार्ज के स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है, ये किस पे डिपेंड करेगा, जैसे शेप पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा, नियर बाई जो मीडियम होगा उस पे डिपेंड करेगा। शेप और साइज पे कैसे, अगर मान लो जी हम इस तरीके से कर देते, कुछ से सपोज करो ऐसा कर दिया हम, तो यहां पर सबसे ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि सिग्मा आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो सिग्मा ओवर एफ साइन नॉट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा, जहां पॉइंट ऑफ एक्शन होगा यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। यहाँ पे तो हालांकि पोटेंशियल फिर भी सेम होगा अगर ये कंडक्टर है तो, ठीक है ना। तो अब आपका आता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। नेक्स्ट में ले रहा हूं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। अब हमने कोई स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया और इसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी दिखाता है। आपको पता है किसी कंडक्टर को कितना मैक्सिमम चार्ज दे रहे हैं, वो देखा जी, हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, ठीक है, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस आर है। अब इस पर क्यू चार्ज दिया है, इसकी रेडियस क्या है हमने आर मान ली और इसको क्यू चार्ज दिया। आपको पता है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना मानते हैं, 0, तो ये चार्ज दिया इस पर से आपने क्यू चार्ज दिया इस पर। एक साथ तो पूरा चार्ज दिया नहीं जा सकता है, पहले 1 यूनिट चार्ज देंगे फिर नेक्स्ट यूनिट चार्ज देंगे, तो पहले से जो 1 यूनिट चार्ज स्टोर्ड है वो उसका अपोज करेगा, इसके अगेंस्ट कुछ वर्क किया जाएगा। तो यहाँ पे मान लो क्यू चार्ज दिया आपने, कितना चार्ज दिया, और इन्फिनिटी पे जाके पोटेंशियल 0 होगा, तो ये क्यू चार्ज दिया यहाँ इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जैसे जैसे इस पे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा तो नेचुरल है इसका पोटेंशियल रेज करेगा, यानी बी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बी प्रोपोर्शनल टू क्यू होगा। पोटेंशियल जो होगा वो चार्ज के प्रोपोर्शनल। जैसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड करेंगे
तो V इक्वल टू 1/c इंटू क्यू, यानी Q इक्वल टू कितना आ गया, C इंटू V। C यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कहलाती है। C क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। हियर C इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। सो C का फॉर्मूला क्या निकल के आया, C इक्वल टू आ गया चार्ज बाई पोटेंशियल। अब अगर इस कंडक्टर पर दिया गया चार्ज डबल कर दें तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। तो कई बच्चों को लगेगा कि चार्ज डबल कर देंगे तो कैपेसिटी डबल हो जाएगी, या पोटेंशियल हाफ कर दें तो कैपेसिटी डबल होगी। ध्यान रखना, चार्ज कैपेसिटी चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी। चार्ज डबल करोगे तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल भी डबल होगा। सो कैपेसिटी किस पे डिपेंड नहीं करेगी, चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी। किस पे डिपेंड करेगी वो बाद में बात करेंगे। और आपको पता है चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो कैपेसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का एसआई यूनिट निकालोगे तो कूलाम पर वोल्ट आएगा। चार्ज को कूलाम में मेजर करते हैं और इसको वोल्ट में मेजर करते हैं। और कूलाम पर वोल्ट को अगर एक टर्म में लिखें तो इसको बोलते हैं फेरड। क्या बोलते हैं, फेरड। सो फेरड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। सीजीएस जैसा कि पहले बता चुका हूं, सीजीएस में हमने कहा था 2 पार्ट में डिवाइड होता है सीजीएस हायर फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में। एक होता है ईएसयू जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, एक होगा ईएमयू जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलेंगे। तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में मेजर करेंगे तो इसको बोलेंगे स्टैट फेरड। ईएमयू में मेजर करेंगे तो ये आ जाएगा एबी फेरड। एक स्टैट फेरड होगा, एक एबी फेरड होगा। और 1 फेरड इक्वल टू क्या होगा, 1 फेरड का मतलब होगा 1 कूलाम बाई 1 वोल्ट। और 1 कूलाम का मतलब होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलाम, 9 स्टैट कूलाम। और 1 वोल्ट इक्वल टू बताया होगा जब पढ़ाया होगा फिजिक्स में, तो 1/300 स्टैट वोल्ट। और इसको सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टैट फेरड आ जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से इसमें रिलेशन, इसी इन सिमिलर फैशन एफ फेरड में भी रिलेशन निकाले जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी क्या है, किसी भी कंडक्टर के द्वारा मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बताता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, फेरड होगा। हालांकि ये बहुत बड़ा यूनिट है। नेक्स्ट देख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। लेकिन चूंकि हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी फॉर स्फेरिकल कंडक्टर निकाल रहे थे तो हम इसकी निकालें तो आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। बी का फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो आपको पता है के क्यू बाई आर आएगा। क्यू आपको, के आपको पता है के क्यू बाई आर आएगा, यानी क्यू प्रोपोर्शनल टू बी है। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की डेफिनेशन से C इक्वल टू होता है Q बाई बी। बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में रख दें, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी हैव। कितना आ जाएगा बताओ, C इक्वल टू आ गया Q और ये आ गया K Q बाई आर। Q कैंसिल हो गया, इसका मतलब कैपेसिटी Q पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर एयर में रखा है तो उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इतनी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, कई बच्चों को समझ में आता है कि ये जो कैपेसिटी है, ये ध्यान रखना स्फेरिकल कंडक्टर की नहीं, ये वास्तव में सिस्टम की है। और ये कहाँ तक जाएगा, इस स्पेयर से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे ये स्पेयर ले लिया ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एयर कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इस पर क्यों चार्ज दिया था, तो जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ तक की कैपेसिटी है, यानी सिस्टम की होती है।
कैपेसिटी कभी भी किसी आइसोलेटेड बॉडी की नहीं होगी, सिस्टम की होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे जाके, तो यहाँ से यहाँ तक की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। अगर यही कंडक्टर मान लो किसी मीडियम में रखा होता तो अगर किसी ये मीडियम में रखा होता तो मीडियम में कैपेसिटी क्या होता, मीडियम में अगर रखते तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान लो दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मीडियम वेयर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, तो इतना आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि मीडियम में कैपेसिटी एयर की कैपेसिटी से ज़्यादा होगी। सी मीडियम इज मोर देन सी वैक्यूम और फ्री स्पेस। क्यों होगा, क्योंकि आपने निकाला यहाँ पे सी मीडियम बाई सी एयर या वैक्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर आ गया। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए 1 से ज़्यादा होती है। इसका मतलब मीडियम की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी एयर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी से ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब कैपेसिटी मीडियम पे भी डिपेंड कर रही और रेडियस पे भी डिपेंड कर रही, ठीक है। और यहाँ से ये भी पता चल गया कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी जितना ज़्यादा कंडक्टर की रेडियस होगी वो उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है ना। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो ये स्फेरिकल कंडक्टर। अब अगर दो स्फेयर को आपस में कनेक्ट कर दें तो पहली बात तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कंडक्टर, चार्जिंग में एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कंडक्टर, एनर्जी की बात करते तो जैसा कि हमने बताया था कंडक्टर को कोई स्फेरिकल कंडक्टर ही ले लें, एनर्जी स्टोर्ड, जैसा कि हमने बताया कि इस कंडक्टर को एक साथ पूरा चार्ज नहीं दिया जा सकता है। अगर आप चार्ज दोगे तो कैसा चार्ज आएगा बेटा, इस पे आपने चार्ज दिया, इसकी रेडियस r है, तो पहले 1 कूलाम चार्ज दोगे, फिर जब नेक्स्ट 1 कूलाम चार्ज दोगे तो इस पे ऑलरेडी जो 1 कूलाम चार्ज स्टोर था वो इसका अगेंस्ट, इसका रिपल्सन का अपोज करेगा, इसके अगेंस्ट जो वर्क किया जाएगा वह एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में स्टोर हो जाएगी। और ड्राइव करके देख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट एनर्जी लिख दे तो एनर्जी जो स्टोर होगी वो U इक्वल टू आ जाएगा, जो एनर्जी स्टोर होगी U इक्वल टू वो आ जाएगा हाफ CV²। इस कंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितना आ जाएगा, हाफ CV² या हाफ Q²/C या हाफ Q इंटू बी, बी पोटेंशियल है, या हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ये एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी डेंसिटी निकालते तो इसीलिए यहां बोलते एनर्जी डेंसिटी E² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में स्टोर होगी। ड्राइव करके देखना है तो वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन इक्वल टू करोगे VdQ, VdQ, B को लिखते हैं Q/C, dQ, इंटीग्रेट करेंगे, यही वर्क हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। मान लो शुरू में चार्ज 0 था और मैक्सिमम चार्ज Q हो गया, इंटीग्रेट किया तो 1/C बाहर आ गया, ये आ जाएगा Q²/2, लिमिट रख दोगे तो Q²/2 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला भी हमने शॉर्ट में ड्राइव कर दिया ताकि बोर्ड लेवल के बच्चे के लिए भी काम आ जाएगा, ठीक है। अब हम एनर्जी शेयरिंग निकाल रहे हैं। सपोज एनर्जी शेयरिंग, या शेयरिंग, एनर्जी शेयरिंग ना करके इसको ऐसा हेडिंग डाल दें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि दो कंडक्शन प्रोसेस, कंडक्शन इंडक्शन फ्रिक्शन होता है ना, कंडक्शन डाल दें ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंडक्शन, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना। तो मैंने यहाँ पे दो स्फेरिकल कंडक्टर ले लिए,
ये ले लिए दो स्फेरिकल कंडक्टर। एक की रेडियस अलग है, एक की रेडियस अलग है। ये कंडक्टर ए है सपोज करो, ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है। एक वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया। सपोज करो कि इसकी कैपेसिटी है C1, इस पे चार्ज दिया गया Q1, इसका पोटेंशियल है V1, एनर्जी स्टोर्ड है U1, इसकी रेडियस है R1 ए कंडक्टर की। बी कंडक्टर का है कैपेसिटी C2, चार्ज इस पे दिया गया Q2, इसका पोटेंशियल V2, एनर्जी स्टोर्ड है U2। इस तरीके से कर दिया, एक वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया। तो चार्ज कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो होगा? तो कई बच्चे ऐसा आर्बिटरी बोल देंगे A to B, कोई बोल देगा B to A। चार्ज का फ्लो इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका चार्ज ज़्यादा है, इस पर नहीं करेगा, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। अब मान लो हमने लेट कर लिया, लेट किया कि से B1 मोर देन B2 है। अब तो कह सकते हैं कि चार्ज A से B की ओर फ्लो होगा, और अगर मैं कह दूं V1 लेस देन B2 है तो B2 A फ्लो होगा। तो कब तक चार्ज फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा, जिसको बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल को अगर लिखें तो B इक्वल टू टोटल चार्ज बाई, तो टोटल चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2, क्योंकि कंडक्शन में चार्ज कंजर्व होता है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। अब इस पर जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आएगा, कॉमन पोटेंशियल आ गया था, कॉमन पोटेंशियल के बाद आ गया रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इस पर चार्ज आ गया से Q1, इस पर रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो गया Q1, इस पर रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो गया Q2। तो हम थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की बात करें तो रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कितना होगा? Q1 बाई Q2। Q1 को क्या लिखोगे? C1B, पोटेंशियल तो कॉमन हो गया था, ये लिख दोगे C2B। तो रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी हो जाएगा C1 बाय C2। और C1 को क्या लिख सकते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो R1, यानी जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आएगा वो कैपेसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा या रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। यानी रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो आएगा, जिस कंडक्टर की रेडियस ज़्यादा होगी वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगी। अब आता है कि एनर्जी में लॉस होगा या गेन होगा। चेंज इन एनर्जी निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? चेंज इन एनर्जी। लॉस होगा या गेन होगा चेंज इन एनर्जी, या नो लॉस नो गेन, वो हम देखना चाहते हैं। तो चेंज इन एनर्जी निकालोगे तो पहले तो हम टोटल इनिशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फिर टोटल फाइनल एनर्जी निकाल लेंगे। इनिशियल फाइनल का सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आएगा तो लॉस हुआ, सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आएगा तो गेन हो गया, और जीरो आया तो नो लॉस नो गेन। तो इनिशियल एनर्जी जो होगी शुरुआत में वो आ जाएगी इनिशियल हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, इनिशियल आ गई। फाइनल एनर्जी निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? हाफ C1B स्क्वायर प्लस हाफ C2B स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल तो कॉमन हो गया था, यस और नो। और आपको ये भी पता है कि चार्ज कंजर्व है, सो Q1 प्लस Q2, ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज यानी आफ्टर कनेक्शन चार्ज का सम बिफोर कनेक्शन चार्ज का सम इक्वल आएगा, बिकॉज चार्ज कंजर्व होता है इस कंडक्शन के प्रोसेस में। अब हमने डेल्टा U निकाला, डेल्टा U का वैल्यू हो गया UI माइनस UF। हमने कहा था अगर ये पॉजिटिव आएगा तो लॉस होगा, नेगेटिव आएगा तो अब हमें चेक करना पड़ेगा। तो हाफ C1V1 स्क्वायर
प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये इनिशियल आ गया। फाइनली कितना आ गया, हाफ C1 प्लस C2 B स्क्वायर यानी C1V1 प्लस C2V2 ओवर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये डेल्टा यू आ गया, कितना आ गया, हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। कैपेसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो तो हो सकती पर नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब ये भी नेगेटिव नहीं होगा, ये स्क्वायर का भी नेगेटिव नहीं, तो डेल्टा यू का वैल्यू आ गई पॉजिटिव। दैट इज लॉस हुआ, और ये लॉस कनेक्टिंग वायर में हीट के टर्म में एपीएस होगा। ये लॉस क्या होगा, कनेक्टिंग वायर की हीट के टर्म में लॉस होगा। कोई बच्चा ऐसा कह सकता है कि कभी कैपेसिटी जीरो हो सकती है? हाँ, अगर हम इतना आ गया, दिस लॉस the loss appears in terms of heat in the कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर अगर आप टच करके देखोगे तो गर्म हो गया, इन टर्म्स ऑफ हीट इन द कनेक्टिंग वायर। ठीक है, मैं पहला वाला पेज ले रहा हूं कि कभी कैपेसिटी की बात जीरो हो सकती क्या? तो अगर मैं पहला वाला लूं और आ जाता है पहला वाला, तो जीरो हो सकता है। पहला वाला ना करके हम इसको भी हटा रहे, तीसरे वाले में कर रहे हैं। देखो, तीसरा वाला भी हटा के चौथे वाले में करेंगे। अगर हम यहाँ पर चौथे वाले में दे लें कि अगर हमने ये एक कंडक्टर ले लिया और इसको ग्राउंडेड कर दिया, क्या कर दिया इसको, तो इसकी कैपेसिटी जीरो हो जाएगी। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, जीरो। क्यों जीरो होगी, क्योंकि इसका पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, सॉरी इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो कैपेसिटी जीरो नहीं हो सकती, तो नेगेटिव होने का तो सवाल नहीं। तो हम लोगों ने इतना अभी डिस्कस किया इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे बेटा। थोड़ा सा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद में आया, चूँकि आज मेंटल स्टेटस ठीक है। थोड़ा सा आपकी हेल्प इस सेंस में चाहिए होगी कि अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करें बेटा, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं लगातार कोशिश करूँगा, हालांकि ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन मैं अपने कर नहीं पाया हूँ, जो भी रीज़न रहा है। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि इसको लगातार आगे बढ़ाऊँ, और अब कंटिन्यूटी में एक क्लास कम से कम डालता रहूँ 11th की, और एक क्लास 12th की डालता रहूँ। ये मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, इस कोशिश को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच बेटा।